बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहमद फराज के शेर का मफहूम है, आखिरी मिसरे का मफहूम है कि कैसे भी हालात हों लोगों अपने आप को तकसीम ना करना। मुखातिब थे हमवतनों से बात हो रही थी तकसीम की, और सियासत ने बिला आखिर बदकिस्मती के साथ तकसीम दर तकसीम का वो मामला किया है कि लोग किसी पे एतबार करने पर आज तैयार नहीं हैं। कमिश्नर भी आए हैं रावलपिंडी के सामने, किस तरह के इल्ज़ामात लगा के सामने आए हैं, सियासत का मुस्तकबिल क्या होगा, हुकूमत कौन बनाएगा, कोई हुकूमत बनाने के लिए तैयार क्यों नहीं है, इन्हीं तमाम चीज़ों का जायजा लेंगे आज के प्रोग्राम में। प्रोग्राम के पहले से मेरे साथ मौजूद हैं कमर जमान कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। कमर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कायरा साहब, कमिश्नर रावलपिंडी की खबर जाहिर है कि आपकी नज़र भी गुजरी होगी, चीफ जस्टिस साहब का भी उसके ऊपर रद्द-ए-अमल आ चुका है। सूरत कुछ जो है वो ऐसी दिखाई दे रही है कि जिसके अंदर कमिश्नर साहब के अपने कंडक्ट के ऊपर सवालात उठ रहे हैं कि जब उनकी जिम्मेदारी नहीं थी तो फिर उन्होंने इस तरह का बयान क्यों दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकफ क्या है? देखिए, पार्टी का मौकफ तो मेरे इल्म में नहीं है, क्योंकि पार्टी का मौकफ तो होता है जब कोई मीटिंग इस पर तय की जाए और मीटिंग में बैठ के डिस्कशन करने के बाद एक लाए-अमल तय किया जाए। मेरी जाती राय में कमिश्नर एक इररिलेवेंट आदमी है, उनका इस प्रोसेस से कोई ताल्लुक नहीं था। जो उन्होंने बयान दे दिया है और उन्होंने कहा मेरे हाथों हुआ है, क्योंकि मुख्तलिफ महकमों के आरओज और डीआरओज थे। डीआरओज डिप्टी कमिश्नर्स थे, आरओज मुख्तलिफ महकमों से भी थे, सरकारी मशीनरी भी थी। कमिश्नर का ऑफिस तो कहीं इसमें मैटर ही नहीं करता, और वो डायरेक्टली आरओज जो थे या डीआरओज जो थे वो डायरेक्टली इलेक्शन कमीशन के साथ मुतालिक थे। इलेक्शन के बारे में सवालात सारी जमातें उठा रही हैं, मेरी जमात ने भी सवाल उठाए हैं, बाकी जमातें भी सवाल उठा रही हैं, मीडिया भी सवाल उठा रहा है, वो अपनी जगह। लेकिन उन्होंने जो प्रिसाइसली एलेज कर दिया इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी और चीफ जस्टिस साहब को, जिनका इस पूरे प्रोसेस से कोई ताल्लुक नहीं है, उनको भी उससे एलेज कर दिया कि धांधली के अमल की वजह से ऐसा हुआ है। तो एक शख्स जो रिटायर होने के करीब खड़ा है और अजीब सा किरदार है, उसका इस मौके पे कि आज पीटीआई ने एहतजाज की कॉल दी हुई है और वो इस वक्त बयान दे के उसको कंफ्यूज करे और फ्यूल अप करे, सिवाय इसके क्या हो सकता है? यानी आप गौर कीजिए ना कि कमिश्नर के ऑफिस का इस पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस में कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल। तो कायरा साहब, कराया गया, मेरा ज़मीर पे बड़ा बोझ आ गया है फलां, ये बात उनके अगर 16-17 हल्के हैं तो 16-17 वहां पे आरओज होंगे, वो एसीज होंगे, वो डीसीज होंगे, वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लोग होंगे, एजुकेशन के लोग होंगे, इलेक्शन कमीशन के लोग होंगे, उनसे सब कुछ हुआ होगा ना, उस पर शामिल होंगे अगर ऐसा हुआ तो ये बात तो हम ये नहीं कह रहे कि इसका कंटेंट क्या है। इसको जज करने के लिए, मीडिया को इसके ऊपर प्ले अप करने के लिए दिन को ही चाहिए था कि इस पर जरा गौर करता कि क्या ये काबिले समाअत बात है, इस बात में कोई वजन हो सकता है, इसको डिबेट करना है, क्रेडिबिलिटी क्या है इस बात की। तो कायरा साहब, आपको इसके पीछे मोटिवेशन क्या लगता है? इलेक्शन के अमल का मतनाजा करना है, या जिस तरह से बाज लोग कह रहे हैं कि कोई आलमी साजिश भी हो सकती है कि जिसका एक मोहरा हो ये साहब? देखिए, मैं क्या कह सकता हूँ जी, मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है ना किसी आलमी साजिश का, लेकिन है तो बहरहाल कुछ कि इसके पीछे क्या मुहर्रक था, खोलना चाहिए जरूर कि वो शख्स इलेक्शन कमीशन को, चले इलेक्शन कमीशन के ऊपर सियासी जमातों ने भी सवाल उठाए हैं, हमने भी उठाए हैं, इलेक्शन के ऊपर भी उठाए हैं, और पाकिस्तान में इलेक्शन अक्सर इलेक्शन मुतनाज़ा इलेक्शन रहे हैं, उनमें कई सारे सवाल रहे हैं और हम उन सारे सवालों के साथ असेंबलियों में जा रहे हैं। लेकिन एक शख्स जो इलेक्शन से मुतालिका नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन से मुतालिका है, और वो एक ऐसा कैटेगोरिकल बयान दे रहा है और पाकिस्तान के टॉप जो ओहदे हैं उनको एलेज कर रहा है और कह रहा है कि जी 70 हजार वोटों से हारे हुए लोग जितवा दिए गए और फलां कर दिया गया और मेरे जमीर पे बोझ है। किस जमीर पे बोझ है भाई? तेरे जिम्मे काम कौन सा था कि तुझसे लेकर जमीर पे बोझ डाला गया? सो मुझे तो उस शख्स की इंटेंशन पे और उसके कंडक्ट पे एतराज है, मुझे उसके कंटेंट पे बात की बात है, कंटेंट के ऊपर देखा जाए, लेकिन ये क्या बात? अच्छा कायरा साहब, सिंध में एहतजाज जीडीए ने गुज़िश्ता रोज किया है, एक वो भी जो है वो इलेक्शन के हवाले से पीर साहब पगारा के किरदार को लोग बड़ी अहमियत का हामिल किरदार करार दे रहे हैं कि वो तो इस तरीके से सियासी जलसों से खिताब करते हुए दिखाई नहीं दिए माजी के अंदर, और पुराने पीर साहब जो थे इनसे पहले इनके वालिद उन्होंने भी पीएनए की तहरीक में एक दफ़ा हिस्सा लिया। तो पीर पगारा साहब का बिगड़ जाना, ये सारे मामलात आपस में कोई कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं या आपको लगता है कि मामूल का एहतजाज और हक है उनका? देखिए, एहतजाज करना तो हक है,
पीर साहब इससे पहले भी शिकस्त होती रही, पहली दफा तो नहीं है। कोई ये तो नहीं है कि उनकी विरासत में आई सीट है। वो भी एक सियासी फिगर है, बिल्कुल एक हकीकत है, लेकिन हमारी जमात के लोगों ने उससे पहले भी उनको शिकस्त दी, अब भी शिकस्त हुई है। उनको गिला है तो किससे है? जिससे है उससे करें। ठीक हो गया। अच्छा, पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो वीडियो सामने आ रही हैं, जो बातचीत चल रही है, उसमें आप अभी मौजूद हैं, तो मैं ये नहीं कहता कि आप जो मीटिंग्स के कंटेंट हैं वो सारा बता दें, लेकिन किन अमूर के ऊपर बात हो रही है, अगर कोई मीडिया के लिए कुछ चीज़ हो इसमें? देखिए, हमने मीडिया को जितना बता सकते थे अभी, क्योंकि बातचीत जारी है, उससे ज्यादा बता नहीं सकते सर, क्योंकि तजावीज जो है वो शेयर नहीं की जाती। बेसिकली तो हमने तो ये तय किया था पहले दिन से ही कि हम गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट के लिए, आगे बढ़ने के लिए, जो मुल्क को दरपेश चैलेंजेस हैं उनके ऊपर बात करने के लिए यकीनन जमातें मशावरत करती हैं, और मशावरत करके हम चाहेंगे कि आइंदा के लिए एक रोड मैप तैयार हो जाए ताकि कोई डेडलॉक ना हो और जो भी हुकूमत बने वो बेहतर तरीके से काम कर सके। अच्छा कारा साहब, मैंने एक बयान आपका देखा था, बयान क्या बल्कि टीवी का एक क्लिप मैंने आपका देखा, मुझे आपकी बात से ज़ाती तौर पर बड़ी खुशी हुई कि आपने एक जिम्मेदार सियासतदान की हैसियत से कहा कि हुकूमत साजी के अंदर अगर कोई मुश्किल आ रही है, तो मेरे ख्याल मज़हर अब्बास साहब थे, उन्होंने कहा कि जी आप साइड में बैठ जाएं, आपको कौन कहता है कि आप वो करें, तो आपने कहा हम कैसे साइड में बैठ जाएं, ये हमारा काम है, हमारा काम सियासत करना है और सियासत में मुल्क को, रियासत को बचाना है। मुझे अप्रिसिएशन मैं इसलिए सिर्फ आपकी कर रहा हूँ कि इस सारे मामले के अंदर इस वक्त जो हुकूमत साजी का मामला है, महसूस ये होता है कि नून लीग भी उससे पीछे हटना चाहती है। जो बयानात मीडिया के जरिए हमारे सामने आ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कभी ऐलान करती है कि हुकूमत बनाएंगे, कभी कहती है कि जी नहीं बनाएंगे। तो इस सारी सूरत हाल में इस वक्त मुल्क को चैलेंजेस क्या दरपेश हैं और उसमें सोल्यूशन क्या क्या है सियासतदानों के पास? देखिए, पहली गुजारिश तो यह है कि तहरीक इंसाफ तो हुकूमत बना ही नहीं सकती, हम भी नहीं बना सकते, मुस्लिम लीग भी नहीं बना सकती। किसी एक जमात के पास वो अक्सरियत नहीं है कि वो अकेले या कुछ छोटी जमातों को साथ मिला के हुकूमत बनाए। इन तीन जमातों में से दो ने मिलना है तो हुकूमत बननी है। अगर हुकूमत नहीं बनती तो ऑलरेडी जारी जो बहरान है मुल्क का, उसमें और ज्यादा इजाफा हो जाएगा, फ्यूल अप हो जाएगी चीजें। और कुछ हमारे एनालिस्ट भी बातें कर रहे हैं, ये मदर साहब से भी उस दिन यही बात हुई इसी तनाजुर में, तो उन्होंने कहा कि आप लोग साइड पे बैठ जाएं, आप क्यों उसका साथ देते हैं? तो मैंने कहा मदर साहब, एक एनालिस्ट के तौर पे आप कह सकते हैं, तजिया निगार मुझे कह सकता है, लेकिन मैं सियासतदान हूँ। मैंने मुश्किल तरीन हालात में भी मुल्क को जो चैलेंजेस हैं उनका हल देना है, चैलेंजेस को बढ़ाना नहीं है। आप जो रास्ता मुझे तजवीज कर रहे हैं वो चैलेंज को बढ़ाने का है, वो मुल्क को एक और बहरान में दाखिल करने का है। और मैं और मेरी जमात तो वादे तौर पे हम कह रहे हैं, मैं तो इलेक्शन से पहले भी कहता रहा, करे ये इलेक्शन पाकिस्तान को बहरानों से निकालने वाला इलेक्शन बने, ये किसी नए क्राइसिस का सामान पैदा ना कर दे। और आज पहले से मौजूद बहुत सारे बहरान हैं, अब मजीद अगर ऐसा हो तो ये बहुत खौफनाक बात है। तो कारा साहब, जो बात आप कर रहे हैं इसका इदराक दोनों सियासी बड़ी जमातों को भी है? देखिए, हम जमातों को एहसास है तो हम बैठे हुए हैं, हमारी क़यादतें बैठी हैं, हम कमेटियां बन के बैठे हैं, और हमने वाज़े तौर पे मुस्लिम लीग को ये अंदिया दिया है कि आप हुकूमत बनाइए। आपको लोगों ने अक्सरियत दी है, आपके पास अक्सरियती वोट है, हमारे पास नहीं है, हमने उनको कह दिया है। अब हम उनके साथ बैठ के वे फॉरवर्ड बना रहे हैं कि आइंदा हमें क्या करना चाहिए, क्या इकदाम उठाने की जरूरत है जिसकी बुनियाद पे चीजें बेहतरी की तरफ जा सके। अच्छा, जरदारी साहब से राब्ता है, शेर अफजल मरवत साहब ने एक दिन ये शुरली छोड़ी थी, तो उसमें कोई हकीकत है या जिस तरह सारे उनके बयानात होते हैं वैसे ही है? जिसको आप खुद शुरली कह रहे हैं उसके ऊपर मैं क्या कमेंट करूं? शुरली है इसका मतलब। अच्छा, ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन के इमरान खान साहब की तरफ से मंसूब एक बात आई है कि वो फतेह मक्का भी चाहते हैं। फतेह मक्का से मेरी मुराद ये कि उसके बाद जो आम माफ़ी का मामला था वो भी चाहते हैं, और ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन के हवाले से तजवीज़ कर रहे हैं। अली मोहम्मद खान साहब भी 2-3 दफ़ा इसको रिपीट कर चुके हैं। तो तहरीक इंसाफ सीख गई है, खैर मकदम करेंगे, या आपको लगता है कि ये ऐसे हवाई बातें? यार, अभी मैं इस बात को ना संजीदा नहीं ले रहा। तो तहरीक इंसाफ का एक अलमिया है, वो बड़ी एक हकीकत है, एक जमात है, उनको अक्सरियत मिली है, बिल्कुल उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन उनका एक जो अजीब सा मिजाज है कि एक साहब कोई बयान देते हैं, फिर उसकी तरदीद आ जाती है, दूसरा कोई बयान देता है, फिर उसकी तरदीद आ जाती है। हमारी तरफ से ये बात बहुत पहले, आपको याद होगा कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद ने ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की बात की थी जब COD किया था जनाब। ये उनका ख्याल था कि ऐसा होना चाहिए, और भी कुछ चीजें थी, वो उस वक्त उस पर एग्रीमेंट ना हो सका, लिहाजा ये मामला रह गया। आपको ये भी याद होगा कि हमारी CEC में भी इस बात का जिक्र किया गया, और फिर जरदारी साहब ने जब जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी उन्होंने ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन का जिक्र किया
कि इसके जरिए हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। और हमारी तरफ से तो ये ख्याल मौजूद है, क्योंकि आप अपने मुखालिफों को खत्म तो नहीं कर सकते। माजी की गई गलतियों का इकरार और उससे आगे बढ़ने के रास्ते ही ले सकते हैं ना, माजी से सीख सकते हैं। बिल्कुल, माजी में जिंदा तो नहीं खड़े रह सकते ना आप। बिल्कुल। अच्छा, अली अमीन गंडापुर साहब की जो तैनाती है, अगर उससे इसको कनेक्ट करके देखें तो वो भी कोई बहुत एग्रेसिव किस्म का काम नहीं है कि एक शख्स जो मतलूब है, इश्तिहारी है, वो सीएम का उम्मीदवार हो जाए, जलसे करे, जुलूस करे, प्रोटोकॉल मांगे। देखो भाई, लगता तो यूं ही है कि पीटीआई इस लड़ाई को बढ़ाना चाहती है। पीटीआई मामलात को सुधारने की तरफ लेके नहीं जा रही, बल्कि मामलात को खराब करने की तरफ लेके जाना चाहती है। उनको शायद लड़ाई उनकी टेक्टिकली सूट कर रही हो, वो ये समझ रहे हो, लेकिन अब इस पे हम क्या बात करें। बहुत शुक्रिया कमर ज़मान कायरा साहब, सर आप हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर हमारे साथ मौजूद होंगे, कमर दिलशाद साहब।